हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। इन लास्ट वीडियोज़ हम लोग इफ़ेक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफ़ेक्ट और मेसोमेरिक इफ़ेक्ट यानी नो रेजोनेंस मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, जिसको रेजोनेंस इफ़ेक्ट भी कहते हैं, और हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो इन चार इफ़ेक्ट्स को देखने के बाद आज हम लोग कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें। क्या है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म। आज इससे हम लोग शुरू करेंगे और इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म में? ऑर्गेनिक रिएक्शन में जैसे इनऑर्गेनिक में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, तो इसमें रिएक्शन में क्या होते हैं और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम लोग एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पे ए और बी अगर दो मिलते हैं तो कोई प्रोडक्ट सी या सी प्लस डी बनता है, तो इनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और इनको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट होता है, और सबस्ट्रेट जनरली जो होता है वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी कार्बन का। फिर यहाँ से अटैकिंग रिएजेंट आता है। अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। ये अटैक करता है तो एक नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है सब स्पेसीज, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट स्पेसीज। उसके बाद ये ब्रेक होकर हमारा प्रोडक्ट बनाता है। तो ये केस होता है एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में। जो रिएक्टेंट होते हैं वो दो तरह से होते हैं, सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट। जो हमें कार्बन कंपाउंड कार्बन अवेलेबल कराता है न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, वो हमारा सबस्ट्रेट कहलाता है, जबकि दूसरा जो कंपाउंड होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैकिंग रिएजेंट होता है। कई बार ऐसे भी होते हैं कि जो दोनों रिएक्टेंट होते हैं वो दोनों के ही दोनों कार्बन अवेलेबल करा सकते हैं, लेकिन हम जिस कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो कंपाउंड हमारा सबस्ट्रेट होगा और दूसरा वाला हमारा अटैकिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग एल्कोहल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ये रिएक्शन है एल्कोहल प्लस एसिड, तो यहाँ पे जो एल्कोहल होगा, अगर हम लोग एल्कोहल की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमारा सबस्ट्रेट हुआ और ये हमारा रिएजेंट हुआ, ठीक। तो अगर दोनों कार्बन कंपाउंड कार्बन अवेलेबल करा सकता है बॉन्डिंग के लिए, तो जो हम जिसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं वो सबस्ट्रेट हो जाएगा और दूसरा वाला रिएजेंट होगा। लेकिन अगर कोई एक ही कंपाउंड है जिसमें कार्बन अवेलेबल होगा तो वो ऐसे ही हो जाएगा आपका सबस्ट्रेट, और दूसरा जो होगा वो अटैकिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन कभी भी जब होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, नए कंपाउंड बनते हैं न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो इन सब में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, किधर लोन पेयर ट्रांसफ़र हो रहा है, इन सब का डिटेल स्टडी जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। स्टेप वाइज जो स्टडी होता है किसी भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का, उसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोगों को पढ़ना जो है कि जब कोई रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होते हैं, डेफिनेटली बॉन्ड ब्रेक होते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो किन तरीके से हो सकते हैं? फ्यूजन इन कोवैलेंट कंपाउंड्स। जो फ्यूजन होता है कोवैलेंट कंपाउंड्स में वो कैसे होता है, या फिर कहें तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है? ब्रेक। बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो किन तरीके से होता है? जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है तो हमारा सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नया प्रोडक्ट बनता है। तो जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो किन तरीके से होता है? सपोज करिए कि एक कंपाउंड है हमारा AB, एक मॉलिक्यूल है हमारा AB। तो AB है तो कैसे बना होगा? इनके बीच में शेयरिंग हुई होगी, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
बॉन्ड बी, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए, इनके बीच के शेयर पेयर को दिखा दिया हमने, ठीक है। इनमें से तीनों में से हम ऐसे किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें जो फ्यूजन होता है वो दो तरीके से होता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं तो इनके बीच में शेयरिंग हुई होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जब फ्यूजन होता है तो दो तरीके क्या हो सकते हैं कि ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं वो दो तरीके ऐसे कि जब बॉन्ड टूटे तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर का लेकर अलग हो जाए। पहला पॉसिबिलिटी है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक हो तो ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन ले ले और ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। दोनों क्या किए, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएं, ऐसे पॉसिबिलिटी है, ठीक। पहली पॉसिबिलिटी है कि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएं, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। पहला पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि जो शेयर पेयर्ड है, जो शेयर पेयर के दो इलेक्ट्रॉन है ये, वो दोनों कोई एक ही लेकर अलग हो जाए, ठीक है। जो वो कैसे होता है, जनरली जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो क्या करता है, शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन खुद ही ले लेता है। तब इस केस में जब शेयर पेयर सपोज करिए दोनों एक ही एलिमेंट ने ले लिया तो इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन। हेट्रोलिटिक फ्यूजन। तो आज थोड़ा सा इनके पहले बारे में डिस्कस कर ले, दोनों को सेपरेट कि होमोलिटिक फ्यूजन क्या है और हेट्रोलिटिक फ्यूजन क्या है। तो आप हेडिंग लगाना चाहें तो हेडिंग लगा लीजिए होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन। वैसे जहाँ भी होमो टर्म आता है, होमोजीनियस मिक्सचर हो या होमोलिटिक हो, होमो का मतलब क्या होता है, एक बराबर, यानी दोनों में, या फिर जब मिक्सचर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, पूरे मिक्सचर एक बराबर, उसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो जाते हैं। और होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है कि जो बॉन्ड पेयर होता है, जो बॉन्ड पेयर होता है, दोनों तरीके से दिखा दे रहे हैं आपको, जो बॉन्ड पेयर होता है उसके बीच के जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एलिमेंट अलग अलग लेकर अपना अलग हो जाते हैं। ऐसे ये अपना ले लिया और ये अपना ले लिया। जब ऐसे होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपना ले रहे हो तो हाफ हेडेड एरो से, यानी फिश जो हुक होता है मछली मारने वाली, उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ हेडेड एरो होता है, ठीक है, और वो कर्व्ड होता है, कर्व्ड हाफ हेडेड एरो, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर होमोलिटिक फ्यूजन होता है जो वो यूवी लाइट के प्रेजेंस में होता है। यूवी लाइट यानी सनलाइट के प्रेजेंस में होमोलिटिक फ्यूजन होता है। और जैसे ही होमोलिटिक फ्यूजन हम कराते हैं तो ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेकर इस तरह से कुछ बना लेते हैं, A प्लस B। दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपका A और B ऐसे बन जाता है। जो ये उनके पेयर जो उनके इलेक्ट्रॉन्स थे वही है, वो अब अनशेयर्ड हो गए। तो ये अनशेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन लेता है, और जब ये जो स्पेसीज बन रही हैं इनको एक नाम दिया जाता है स्पेशल, जिसको कहा जाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ठीक है। अभी इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और क्या उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके फ्री रेडिकल्स। और ये जो बनते हैं ना, वो आपके अभी हमने डिस्कस किया कि सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, तो क्या बनता है आपका, पहले इंटरमीडिएट बनता है और फिर उस इंटरमीडिएट से हमारा प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट होते हैं वही होते हैं हमारे फ्री रेडिकल। यानी जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारे ये ऐसे ही स्पेसीज बनते हैं इंटरमीडिएट के रूप में, जिनको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। होमोलिटिक फ्यूजन जब होता है तब। और दूसरा, जब वो होमोलिटिक फ्यूजन का डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं इन होमोलिटिक फ्यूजन द क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, the cleavage of covalent bond between two atoms takes place in such a way that each bonded atom of retains one electron of the shared
पेयर। कह रहे हैं होमोलिटिक फ्यूजन जब होता है तो जब जो कोवैलेंट बॉन्ड के शेयर पेयर होते हैं उनमें दोनों एलिमेंट वो अपने अपने शेयर पेयर को लेकर अलग हो जाते हैं। भाई चलो, हमने जब सामान खरीदा था, जब हम फ्रेंड थे तो हम लोग मिलजुल कर एक सामान खरीद लिए थे, लेकिन जैसे झगड़ा हुआ तो दोनों ने हमने अपना अपना पैसा लेकर अलग हो गए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग होमोलिटिक फ्यूजन। दूसरा जो टाइप है इसका हेट्रोलिटिक फ्यूजन। इसमें क्या होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो क्या करता है, शेयर पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर गायब हो जाता है। हेट्रोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है कि जो शेयर पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है वो कोई एक ही एलिमेंट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हुए वो दोनों कोई एक ही एलिमेंट लेकर अलग हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये केस हो रहा है हेट्रोलिटिक फ्यूजन तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ए इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन के पास ले लेगा तो उस पर माइनस चार्ज आएंगे विथ लोन पेयर, क्योंकि वो बॉन्डिंग पेयर्स को अपने पास ले लिया है जो शेयर पेयर थे, तो उनके पास लोन पेयर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो। और जो बी है उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, तो उसने अपना जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें जो ए है इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो बी है वो क्या हो जा रहा है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जा रही है। सपोज करिए जैसे क्लोरीन 2 मिलते हैं, दोनों के पास 7 हैं, 2 2 4 2 6 2 1 7 2 2 4 2 6 1 7, तो इसने इससे 1 लेकर 8 कर लिया और इसने इससे 1 लेकर 8 कर लिया। लेकिन ऐसा केस हुआ कि ये क्या किया, दोनों खुद ही ले लिया एक क्लोरीन ने, तो अब दूसरे वाले के पास कितना बचा, 2 2 4 2 6 ही बचा और इस वाले के पास 8 हो गया। तो जब इस तरह से हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है तो एक एलिमेंट के पास जो दोनों शेयर पेयर आ जाते हैं तो वो ऑक्टेट तो कंप्लीट कर लेता है, लेकिन जो दूसरा होता है उसके पास सेक्सटेट ही होता है, मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होता है, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास 8 हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज करिए कि बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे जब हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा तो बी इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ए पे प्लस चार्ज आ जाएगा और बी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे इसके पास क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसका तो बैलेंस ही कंप्लीट है। ये बैलेंस है, स्टेबल नहीं है, लेकिन मतलब इसके ऑक्टेट कंप्लीट हैं और इसके नहीं है। यहाँ भी ये जो भी बन रहा है ये भी एक तरह से इंटरमीडिएट के रूप में ही बनता है, ये भी इंटरमीडिएट के रूप में ही बनते हैं। और जो भी इंटरमीडिएट बनते हैं, अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया फ्री रेडिकल, जब होमोलिटिक फ्यूजन होता है तो, और अभी जो ये 2 हो रहे हैं हेट्रोलिटिक में, जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम लोग कार्बोकेटायन कहते हैं। कार्बोकेटायन, पहले इसका नाम था कार्बोनियम, और नेगेटिव चार्ज को कार्बेनायन कहते हैं, ठीक है। और ये जो इंटरमीडिएट होते हैं ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होने की वजह से क्या करते हैं, तुरंत चेंज होकर प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं कहीं भी, ये एज अ इंटरमीडिएट स्पेसीज ही अवेलेबल होते हैं और तुरंत ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो कह सकते हैं आप इनकी लाइफ स्पेन जो होती है वो बहुत कम होती है, सेकेंड्स में ये तुरंत चेंज हो जाते हैं, विद इन सेकेंड क्या होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये जो हमारे हैं फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन यानी कार्बोनियम जिसको पहले बोला जाता था, और कार्बेनायन, ये फ्री रेडिकल्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं, और ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं और लेस स्टेबल होते हैं, और इनकी लाइफ स्पेन भी क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। अब हम लोगों को जो पढ़ना है, अब इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि ये जो
इंटरमीडिएट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, उन सब के बारे में। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग इनके बारे में। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले फ्री रेडिकल से, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, पहला हेडिंग लगा लीजिए आप, इंटरमीडिएट स्पेसीज। इंटरमीडिएट स्पेसीज, इंटरमीडिएट स्पेसीज क्या होते हैं ये भाई, जिनको हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं या इंटरमीडिएट स्पेसीज भी कहते हैं। ये मतलब ये क्या होते हैं, इन बिटवीन रिएक्शन ये फॉर्म होते हैं। जब रिएक्शन होता है तो उसके बीच में ये बनते हैं, इसलिए इनको रिएक्शन इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट स्पेसीज कहा जाता है। तो जिसमें हम लोग अभी देखे 3 फ्री रेडिकल में, कार्बोकेटायन और कार्बेनाइन 3 देखें। अभी इसमें और भी होते हैं कार्बिन और नाइट्रिन, वो जो होते हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो पहले हम शुरू करते हैं, पहला फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, तो अभी हमने जब डिस्कस कर रहे थे होमोलिटिक फिजन, तो होमोलिटिक फिजन में हमने आपको बताया था कि जब होमोलिटिक फिजन होता है, जब होमोलिटिक फिजन होता है तो दोनों एलिमेंट अपने शेयर पेयर को लेकर अलग हो जाते हैं। और एक स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। आप इनका डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास क्या है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल कहते हैं। एक एटम जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो एक, या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए H पे हो गया हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, CH3 पे हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल, क्लोरीन पे हो गया क्लोरीन फ्री रेडिकल, एटसेट्रा। ये आपके एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया, तो उसी तरह से अगर हम ऐसे कर लें, क्लोरीन मालिक्यूल को ब्रेक कर दें, क्लोरीन मालिक्यूल ब्रेक हो जाएगा आपका UV लाइट में। होमोलिटिक फिजन करा रहे हैं, बांड जो है वो बीचों बीच से टूट रहा है, दोनों अपने अपने शेयर पेयर को लेकर भाग जा रहे हैं। जब भाग जा रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल्स का, ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और अगर यही क्लोरीन, आप इस रिएक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अपना ले लिया और ये अपना है, एरो से भी दिखा सकते हैं या ऐसे बीच से बांड ब्रेक करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और यही अगर जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो अगर अटैक कर दे मीथेन पे, यही अगर मीथेन पे अटैक कर दे, जैसे कि मीथेन का ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट के रूप में इस पे अटैक किया, जैसे अटैक किया तो यहाँ पे होमोलिटिक फिजन हो गया। होमोलिटिक फिजन हुआ तो ये H फ्री रेडिकल लेके Cl के साथ कंबाइन हो गया, एक उसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल, दोनों ने अपने आप में शेयरिंग कर लिया, या Cl बन गया। और ये जो CH3 था उसका एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा, चूंकि होमोलिटिक फिजन हो रहा है। होमोलिटिक फिजन होने का मतलब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन दोनों अपना अपना ले लिए, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसको आप इस तरह से या इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल्स। अब जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फ्री रेडिकल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 1 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, या फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री।
फ्री रेडिकल्स जो हो सकते हैं वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। किस बेसिस पे? अगर जिस कार्बन पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन बस एक कार्बन एटम से जुड़ा हो, कार्बन कंटेनिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड टू अ सिंगल कार्बन एटम इज कॉल्ड 1 डिग्री फ्री रेडिकल। और अगर दो कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसको 2 डिग्री, और 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन है, इस पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन है अनपेयर, और ये S से जुड़ा है, S से जुड़ा है, और एक CH3 से जुड़ा हुआ है, CH3 से जुड़ा हुआ, ठीक। तो ये आपका हो गया 1 डिग्री। और अगर ये दो से जुड़ा हुआ है, ऐसे एक और एक 2, तो इसको हम लोग कहेंगे 2 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एज 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स, ठीक। और अगर वहीं पे ये 3 से जुड़ा हुआ है, तीनों इसके फ्री रेडिकल्स, अगर कार्बन जो है वो तीनों CH3 ग्रुप से, मिथाइल ग्रुप से ही जुड़े हुए हैं, तो इसको 3 डिग्री कहते हैं। इसी को आप प्राइमरी भी कहते हैं, इसको सेकेंडरी, और इसको टर्शियरी, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ये हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिनको हम लोग उनसे उस फ्री रेडिकल कार्बन से कितने कार्बन एटम अटैच हैं इस बेसिस पे डिफाइन करते हैं। अब एक जो हमें अभी और लिखे थे HCH, जिससे कोई नहीं जुड़ा हुआ है, ये हमारा मिथाइल है, मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक। या इथाइल हो जाएगा, या आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, ये ब्यूटाइल हो जाएगा, जैसे भी आप डिफाइन कर ले। अब नेक्स्ट बात आता है कि इनकी स्टेबिलिटी किस आर्डर में होगी। जैसे ये जो 4 हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और मिथाइल, इनमें कौन जो होगा मोर स्टेबल होगा, कौन जो होगा वो लेस स्टेबल होगा, और किस बेसिस पे हम इनकी स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे। तो अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। कौन जो होगा वो मोर स्टेबल होगा, कौन लेस हो जाएगा। ऐसे भी आप याद रखेंगे कि दीज आर इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट, सो दीज आर हाईली अनस्टेबल ड्यू टू हाई एनर्जेटिक। चूंकि ये काफ़ी हाई एनर्जेटिक होते हैं इसलिए ये हाईली अनस्टेबल भी होते हैं। जितना ज़्यादा एनर्जी उतना अनस्टेबल, जितना कम एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबल। पहले भी बता चुका हूँ, पॉकेट में जितनी गर्मी उतना ही अनस्टेबिलिटी, जितनी कम पैसे जितने कम गर्मी उतना ही स्टेबिलिटी। तो वही कॉन्सेप्ट है। अब कौन जो होगा इसमें स्टेबल होगा और कौन नहीं होगा या फिर कम होगा। ये जो इनके पास ये फ्री रेडिकल्स है यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं की वजह से ये अनस्टेबल हैं या फिर कहें तो हाईली एनर्जेटिक हैं। अगर इनके पास से ये हट जाए या बट जाए तो ये स्टेबल हो जाएंगे। इनके पास से अगर ये हटा दिया जाए या फिर कहीं और बांट दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए तो ये स्टेबल हो जाएंगे। तो अब आप चारों को अगर ऑब्जर्व करिए तो यहाँ पे बस हाइड्रोजन एटम अटैच है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। एंड मिथाइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ठीक। जबकि जो आपका सेकेंड है, सेकेंड डिग्री 2 डिग्री, उसमें क्या है? दो एल्काइल ग्रुप हैं, जबकि जो 3 डिग्री है उसमें 3 एल्काइल ग्रुप हैं। और जब हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़ रहे थे तो हम आपको बताए थे कि अल्फा कार्बन से जितने ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच होंगे उसके उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो इसके कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे? ये हमारा कार्बन है जो फ्री रेडिकल है, इससे अटैच कोई भी कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो लिख सकते हैं नो अल्फा कार्बन। और जब कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि जो कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एटम। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना ये चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली हैं। अल्फा कार्बन यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम भी नहीं है।
तो जब अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो नो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, कोई यहां पे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। दूसरे वाले की अगर बात करें तो यहां पे एक अल्फा कार्बन है, ये जो आपका कार्बन हुआ वो क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। ये हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन किया है, इससे एक कार्बन जुड़ा है तो ये क्या हो गया, फ्री रेडिकल अल्फा कार्बन हो गया। ये हमारा अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, सो हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर देयर पॉसिबल, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 3। यहां पे बन रहा है कितने, 0, ठीक। उसी तरह से इसमें देखें अगर तो यहाँ पे एक अल्फा कार्बन और 2 अल्फा कार्बन, दोनों से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है। तो जब 6 अल्फा हाइड्रोजन तो कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, 6 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन और तीनों से 3 हाइड्रोजन, तो यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे। अब हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनने से क्या होगा कि इसका जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज हो जाएगा, कभी इस कार्बन पे आएगा, कभी इस कार्बन पे आएगा, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, वो डीलोकेलाइज हो जाएगा। जो हाइड्रोजन एटम होंगे उन पे वो फ्री रेडिकल चला जाएगा, तो डीलोकेलाइज होगा। और जितना ही ज़्यादा उसका ये चार्ज डीलोकेलाइज होगा यानी बटेगा सब में, उतना ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज, यहाँ पे इसका जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 बार हो रहा है, यहाँ पे 6 बार हो रहा है और यहाँ पे 9 बार हो रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे डीलोकेलाइज हो रहा है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा होगा 3 डिग्री। तो आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री। उससे कम इसमें होगा 2 डिग्री, और उससे भी कम 1 डिग्री में, और उससे कम मिथाइल फ्री रेडिकल में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है या फिर कहें तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, जिसकी वजह से इन पे कोई भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे ही नहीं। और जब हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे तो यहाँ पे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है वो डीलोकेलाइज ही नहीं हो रहा है, वो कहीं जा ही नहीं रहा है। तो जब जा नहीं रहा है तो स्टेबल कहाँ से होगा, जिसकी वजह से ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो सबसे लिस्ट स्टेबल यहाँ पे होगा ये आपका मिथाइल फ्री रेडिकल, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो आपका टर्सरी जो फ्री रेडिकल है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझ चुके अगर हैं तो नोट्स जरूर बना लीजिएगा कि किसमें हम लोग स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन किए, एक एक को लेके लिखिएगा कि जो मिथाइल होता है यहाँ पे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं बन रहे हैं। इसमें एक अल्फा कार्बन और उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जो इसके चार्ज अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डीलोकेलाइज करेंगे। जबकि इसमें 2 अल्फा कार्बन और दोनों से 3 हाइड्रोजन यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यानी इसके चार्ज जो हैं अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन वो 6 बार डीलोकेलाइज होगा, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। और यहाँ पे वही केस 9 बार हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के आर्डर को अगर हम लिखें तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम जो होगा वो हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, आपको बॉन्ड फिजन डिस्कस किया और इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट में पहला फ्री रेडिकल। चूंकि वीडियो लगभग 30 मिनट की होने जा रही है तो अभी हम दूसरा अगर शुरू करेंगे तो वो लेंदी हो जाएगा, तो बस इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कार्बोकेटायन और कार्बेनाइन और उनसे जुड़ी और आगे चीज़ों को। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो बेटर है, लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो कहाँ पे रही है तब तक हम तो जानेंगे नहीं, क्योंकि हम कोई ज्योतिषी हैं नहीं कि आपको समझ जाएंगे, आपके मन की बात जानेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, ठीक है। बस पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जो आपके डाउट्स हैं वो पूछते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कार्बोकेटायन और कार्बेनाइन के बारे में डिस्कस करने के लिए। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।